कोई शादी करने वाला है तो वो कैसे टैक्स सेव कर सकता है? वो जो भी आपको गिफ्ट्स अपनी शादी पे मिलते हैं दैट आर कम्प्लीटली टैक्स फ्री। शादी के बाद अगर आप ढंग से प्लान करो तो टैक्स प्लानिंग हो सकती है इसके अराउंड। तो ऐसा कौन सा फाइनेंशियल रीजन है जिसकी वजह से मैरिजेस फेल करती हैं? पैसों के बारे में शादी से पहले बात ही नहीं करना चाहते। एक बंदा सेवर है एंड एक बंदा स्पेंडर है। एक पार्टनर को तो एक्सपेंसिव डेट्स पे जाना पसंद है, यही दूसरे पार्टनर को सेव करना पसंद है। तो हाउ मच वन शुड इन्वेस्ट ऑन देयर प्रॉपर्टी एज पर देयर इनकम? जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 times ऑफ योर एनुअल इनकम। जो आपका लोन टेन्योर है वो मैक्सिमम 20 years का होना चाहिए। जो आपकी होम लोन की EMI है वो आपकी मंथली इनकम की 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास 40% डाउन पेमेंट करने का पैसा आज होना चाहिए। तो कोई स्टार्टिंग 1 करोड़ कैसे कमाए? अगर आप 15,000 रुपये 15 साल के लिए एज्यूमिंग 15% रिटर्न्स जो कि मिल जाते हैं इजीली इन्वेस्ट कर दो तो 15 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे। तो कैसे प्रकृति आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो जैसा कि हम सबको पता है आप CA हैं और एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इसी के अराउंड मैं आपसे सवालों से स्टार्ट करता हूँ। सिंस वी आर ऑल्सो इनटू मैट्रिमोनी, शादी का हमारा बिजनेस है साइकोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज, तो शुरुआत में थोड़ी शादियों के अराउंड ही करना चाहता हूँ और शादियाँ आने भी वाली हैं, अभी कुछ सीज़न आने वाला है उसका। ओके तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे मान लीजिए कोई शादी करने वाला है तो वो कैसे टैक्स सेव कर सकता है, वो उसका बेनिफिट कैसे उठा सकता है? या मैं ऐसा बोलूँगी कि डायरेक्टली शादी से कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस पे अफेक्ट नहीं आता, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एक सबसे पहला बेनिफिट है कि जो भी आपको गिफ्ट्स अपनी शादी पे मिलते हैं दैट आर कम्प्लीटली टैक्स फ्री जनरली। लेकिन हम देखते हैं एक सेक्शन होता है सेक्शन 56 जो कहता है नॉन रिलेटिव से आपको 50,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर टैक्स लगता है। बट यहीं शादी पे अगर किसी भी अमाउंट का टैक्स, कुछ भी कोई भी आपको गिफ्ट दे मिल रहा है कुछ भी, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एंड इसको बहुत सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए कि आप कुछ भी जैसे आप देखोगे अंबानीज़ को गिफ्ट्स मिलते हैं, क्रॉस की वॉचेस मिलती हैं, किसी को जेट प्लेन मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जो कि जनरली टैक्सेबल होते हैं। ओके, तो इसमें कोई लिमिट होती है कि लाइक हम इससे ज़्यादा का नहीं दे सकते? नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इट कैन बी 1 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ बिकॉज इट्स ओनली मेंशन दैट इट शुड बी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। उसके अलावा और कोई इसमें लिमिट नहीं है। ओके, तो और कौन कौन से बेनिफिट है जो लोग उठा सकते हैं? बिल्कुल, इसके अलावा एक बेनिफिट ये है, एक सेक्शन 80D करके आता है इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हो। तो जनरली इसमें लिमिट होती है 25,000 रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट होती है, जो कि अनयूज रह जाती है जब आप सिर्फ अपना क्लेम करते हो। यहीं शादी के बाद आप अपना और अपने स्पाउस दोनों का इसमें डिडक्शन ले सकते हो। ओके। एंड एक और पॉइंट है, सेक्शन 80C होता है, जैसे व्हेन यू गेट मैरिड एंड यू हैव किड्स आफ्टर दैट, तो उसके बाद जो भी एजुकेशन पे आप फीस देते हो, एजुकेशन फीस जो स्कूल फीस होती है बेसिकली ट्यूशन फीस, उसका डिडक्शन भी ले सकते हो आप 80C में, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 lakhs है। तो अगर दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उस लिमिट के लिए तो दोनों उसका डिडक्शन ले सकते हैं। एंड इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं वैसे शादी के बाद, अगर आप ढंग से प्लान करो तो टैक्स प्लानिंग हो सकती है इसके अराउंड। तो ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी पे भी हमें बेनिफिट मिलता है इसमें? बिल्कुल, प्रॉपर्टी पे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, स्पेशली जब आप होम लोन लेते हो तो आप अगर जॉइंट होम लोन लो, आपका पार्टनर और आप मिलके को बोरर्स बनो किसी प्रॉपर्टी के, जैसे एक सबसे अच्छा डिडक्शन होता है जो इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है, वो होता है इंटरेस्ट का डिडक्शन, जो 2 lakhs दैट इज सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें 2 lakhs का आप इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन ले सकते हो। और अगर आप को बोरोवर्स हो तो आप दोनों 2 lakhs ईच का डिडक्शन ले सकते हो, सो दैट मेक्स 4 lakhs पर ईयर। एंड सिमिलरली प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन होता है जो सेक्शन 80C के अंडर होता है, वो 1.5 lakhs की उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो वो भी दोनों आप और आपका पार्टनर ले सकते हो। दैट मेक्स 3 lakhs पर ईयर। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो 7 लाख पर एनम का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, सिर्फ को बोरोवर की जगह अगर आप प्रॉपर्टी को ओन करते हो एंड स्पेशली अगर वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हो तब भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टैम्प ड्यूटी 2% कम की लगती है। सो लेट्स से योर प्रॉपर्टीज ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, तो उसका 2% हुआ 2 लाख रुपीज़। सो रजिस्ट्री के टाइम पे ही आपको 2 लाख का फ़ायदा हो गया। सबसे पहला फ़ायदा ये। एंड इसके अलावा अगर आप वाइफ के नाम पे लेते हो तो इंटरेस्ट रेट्स भी जनरली कम लगता है। इट रेंजेस फ्रॉम 0.025% टू 0.5% जनरली कम इंटरेस्ट लगता है। एंड आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है बिकॉज रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ी, 2 पार्टनर्स अब पे कर सकते हैं उस होम लोन को, तो आपको होम लोन का अमाउंट भी आपका बढ़ जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्रॉपर्टी के केस में जो लोग इग्नोर करते हैं। सिर्फ लोग लोकेशन देख लेते हैं कि हम प्रॉपर्टी की ये लोकेशन लेंगे, बट ओनरशिप स्ट्रक्चर ढंग से प्लान नहीं करते हैं। ओके, तो अगर आप ओनरशिप स्ट्रक्चर भी ढंग से देखो और वाइफ के नाम कराओ तो आपको और भी बेनिफिट मिल सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे अब कपल्स शादी हो गई उनकी, तो अब उनको जो टैक्स फिल करना है वो अब इंडिया में तो ये है नहीं कि आप
जॉइंटली इकट्ठे कर लो, सेपरेटली करना होता है, तो आपको क्या लगता है अगर जॉइंटली आ जाएगा तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या नहीं? ओके, सो इंडिया में एज यू सेड कि अभी जॉइंट टैक्स फाइलिंग का सिस्टम नहीं है एंड अभी इंडिविजुअल सेपरेटली फाइल करनी पड़ती है दोनों पार्टनर्स को, हस्बैंड एंड वाइफ को. बट अदर कंट्रीज़ लाइक यूएस जहाँ पे जॉइंट टैक्स फाइलिंग का सिस्टम है, इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल एटलीस्ट फॉर सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली उन कपल्स के लिए जहाँ पे एक भी पार्टनर की इनकम ज़ीरो टैक्स ब्रैकेट में आती है, या फिर एक पार्टनर की इनकम कम है एंड दूसरे पार्टनर की ज़्यादा है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल वाइफ की इनकम है 6 लाख पर एनम एंड यही हस्बैंड की इनकम है 18 लाख पर एनम. तो अगर हम देखेंगे वाइफ की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज 12 लाख से नीचे अभी ज़ीरो टैक्सेशन है. यहीं अगर हम हस्बैंड की सैलरी देखते हैं तो दैट इज़ 18 LPA, तो उस पर अराउंड रफली 1.7 लाख का टैक्स बन जाता है. बट यहीं अगर जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में आ जाता है तो आप देखो दोनों की इनकम कंबाइंस हो जाती हैं, दैट इज़ 6 + 18 लाख मतलब 24 लाख. बट यहीं दोनों के एग्जेम्पशंस भी कंबाइन हो जाएंगे, मतलब 12 लाख प्लस 12 लाख दैट इज़ 24 लाख. तो अल्टीमेटली 24 लाख की इनकम हो गई, यहीं जॉइंट एग्जेम्पशन 24 लाख की हो गई, तो अल्टीमेटली ज़ीरो टैक्स. दोनों को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. तो ऐसे पार्टनर्स के लिए बहुत बढ़िया है जहाँ पे अनयूज्ड रह रही है कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट, तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा. सो आई होप अभी प्रपोजल सुनने में आया है कि है अभी, तो आई होप इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड सून. 1 साल ही लग जाएगा मेरे हिसाब से, तो अगर आता भी है तो होपफुली कि जल्दी हो जाए, इससे टैक्स प्लानिंग भी कम होगी लोगों की. ओके. तो अब क्या जो कपल्स हैं वो एक दूसरे को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गया या फिर कोई एसेट ट्रांसफ़र हो गया वो विदाउट टैक्स कर सकते हैं? यस, इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होते हैं जनरली कपल्स को. जैसे उनको ये समझ नहीं आता कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कुछ भी एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो टैक्स फ्री है या नहीं, या उस पर इनकम जो आ रही है वो टैक्स फ्री है या नहीं. तो मैं आज इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी पार्टनर फॉर से हस्बैंड अगर अपने वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री बिकॉज ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता. बट यहीं ज़रूरी नहीं है कि उस पर जो इनकम आ रही है उस एसेट पे, फॉर एग्जांपल वाइफ को इस केस में, कि वो भी टैक्स फ्री हो और वो वाइफ के इनकम में ही काउंट हो. बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हस्बैंड ने FD ट्रांसफ़र करी अपनी वाइफ को, सो दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री. बट FD पे जो इंटरेस्ट आया वो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हस्बैंड की इनकम में काउंट होगा, ना कि वाइफ की इनकम में काउंट होगा. ठीक है, ठीक है. तो ये मेजर कन्फ्यूजन हो जाता है कपल्स में. ठीक है, तो ये तो हमने कपल्स का ले लिया, आपने उसमें बताया कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है. तो बेसिकली ब्लड रिलेशन जितने भी हैं हम सब उसमें काउंट कर सकते हैं ना इसको? यस, ब्लड रिलेशंस एंड मेजरली इनकम टैक्स में एक रिलेटिव की डेफिनेशन है, तो उसमें अगर वो लोग कवर होते हैं तो उनके लिए वो टैक्स फ्री होता है. ओके. तो ऐसा कौन सा फाइनेंशियल रीज़न है जिसकी वजह से मैरिजेस फेल करती हैं? ओके, सो इंडिया में हम देखते हैं कि मेजॉरिटी मैरिजेस फेल ड्यू टू मनी, एंड आई वुड से इट्स नॉट द लैक ऑफ मनी बट इट इज़ द लैक ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट मनी. लोग पैसों के बारे में शादी से पहले बात ही नहीं करना चाहते, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती हस्बैंड एंड वाइफ में शादी से पहले. बट आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 100% फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. इट शुडंट बी 100% कंट्रोल, बट ट्रांसपेरेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपेरेंसी से आई मीन कि हस्बैंड और वाइफ में ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल के लिए पॉइंट्स देती हूँ आपको, कि एक दूसरे की इनकम पता होनी चाहिए, एक दूसरे की स्पेंडिंग हैबिट्स पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सेवर है एंड कोई स्पेंडर है तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड सिमिलरली आपको लोन्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए एक दूसरे की, या फैमिली की कोई लोन्स एंड लायबिलिटीज़ हैं. थर्डली आपको ये पता होना चाहिए कि कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं है किसी भी एक पार्टनर की, कि शादी के बाद अगर हस्बैंड ने अपनी फैमिली में कोई पैसा कंट्रीब्यूट करना है तो वो भी पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो कि इंश्योरेंस लिया हुआ है या नहीं फैमिली ने एंड हस्बैंड ने. तो ये सब फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस होना बहुत ज़रूरी है आई फील शादी से पहले, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि प्रिवेसी इंडिविजुअलिटी बनाती है. भाई यही एट द सेम टाइम जो सीक्रेसी होती है वो आपका ट्रस्ट तोड़ देती है. तो सीक्रेसी होना बहुत आई गेस लॉस ही है एक तरीके से. हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एंड अल्टीमेटली वही रीज़न बन जाता है इतने कॉन्फ्लिक्ट्स का शादी के बाद. आपसे बात करने से पहले ना, जब मैं लॉयर्स से बात करता था तो वो भी ये कहते थे कि आप ना पार्टनर्स की ITR मांगो, उससे ये होगा आपको पता चल जाएगा यार कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा. मतलब उसने बोल तो दिया कि 20-30 लाख मेरी सैलरी है, बट वो कमा शायद 5-10 लाख रहा है. तो ITR रहेगा तो आपको ये रहेगा कि हाँ ये क्रेडिबिलिटी है. या फिर इवन डिवोर्सेस भी होते हैं और लड़की बोले कि मैं तो कमा ही नहीं रही, आप उसका ITR शो कर सकते हो कि देखो ये तो, मतलब ये चीज़ थी. बट अब आपसे बात करने का मेरे को ये पता चला कि फाइनेंशियल जो डेब्ट्स हैं या फिर लोन्स हैं या फिर कोई SIP इन्वेस्टमेंट, ये सब भी पता होना चाहिए और उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस
Exactly. होल्ड करती है। क्योंकि ये बाद में वरना कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उससे बेटर है शादी से पहले ही डिस्कस हो जाए ताकि दोनों को एक सेम पेज पे आ जाए एटलीस्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब कपल्स हैं तो उनके अकाउंट्स भी होंगे, तो अब जब अकाउंट्स होंगे तो सेपरेट अकाउंट भी होते हैं, जॉइंट अकाउंट भी होता है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि सेपरेट अकाउंट होना चाहिए या जॉइंट अकाउंट होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी दोनों होने चाहिए, जॉइंट अकाउंट भी होना चाहिए और हस्बैंड एंड वाइफ का अपना सेपरेट अकाउंट भी होना चाहिए। बिकॉज आई फील मैरिज इज़ अबाउट पार्टनरशिप, इट्स नॉट अबाउट मर्जर। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके हस्बैंड का है वो सब वाइफ का हो जाए, एंड सिमिलरली जो वाइफ का है हस्बैंड का हो जाए। एक इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, जॉइंट अकाउंट में बेसिकली उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स उनके एक्सपेंसेस जो हैं, जो भी कॉमन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं या कोई EMIs हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी कॉमन गोल्स हैं उसके लिए जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी पर्सनल सेविंग्स करें कि कल को वाइफ को शॉपिंग करनी है, सो शी डजंट हैव टू आस्क फ्रॉम हर हस्बैंड कि मैं शॉपिंग करने चली जाऊँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पर्सनल अकाउंट होने चाहिए। अपने पर्सनल करियर गोल्स हैं किसी के, तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट के लिए आप में सेविंग करनी चाहिए, एंड जॉइंट अकाउंट में आपको कॉमन गोल्स के लिए आई गेस कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, तो कोई भी फिर कपल अपना जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है उसको कैसे स्प्लिट कर सकता है? ये भी एक बहुत कॉमन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न रह जाता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंस में कौन कंट्रीब्यूट करेगा शादी के बाद। एंड हम देखते हैं कि आजकल इवन वेमेन ऑन द इंटरनेट आर सेइंग कि हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, द गाय शुड कंट्रीब्यूट। तो ये कपल टू कपल डिपेंड करता है, बट इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं आपको फॉलो करना है। हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे एक 50-50 फ्रेमवर्क है जिसमें अगर वाइफ एंड हस्बैंड दोनों इक्वल कमा रहे हैं, सो दे कैन कंट्रीब्यूट इक्वली टू द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड रिमेनिंग दे कैन सेव फॉर देमसेल्व्स। ओके, सिमिलरली एक फ्रेमवर्क हो जाता है जिसमें आप प्रपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वाइफ की अर्निंग है 50,000 बट हस्बैंड अर्न कर रहा है 1 लाख रुपीज़, तो मतलब जो भी टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें 2/3 हस्बैंड कंट्रीब्यूट करे एंड 1/3 वाइफ कंट्रीब्यूट करे। सो लेट्स से आपके एक्सपेंसेस 60,000 है, तो वाइफ उसमें 20,000 कंट्रीब्यूट करे एंड 40,000 हस्बैंड कंट्रीब्यूट करे। एंड मैंने कुछ केसेस में ये भी देखा है कि वाइफ की तो सारी इनकम जो है वो कहते हैं कि हम सेव कर रहे हैं एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड हस्बैंड इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस। तो अगर आपके लिए ये फ्रेमवर्क बेटर है तो ये भी अच्छा है। बट मेजर कॉन्फ्लिक्ट आता है जब लाइफस्टाइल अलाइनमेंट नहीं होता, कि वही एक बंदा सेवर है एंड एक बंदा स्पेंडर है। अब एक कपल में एक पार्टनर को तो एक्सपेंसिव डेट्स पे जाना पसंद है या शॉपिंग करना पसंद है, यही दूसरे पार्टनर को सेव करना पसंद है। तो इस केस में मेरे अकॉर्डिंग आपको शादी से पहले ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि जो भी आपकी स्पेंडिंग्स है उसके लिए कौन फंड करना चाहेगा। तो ये कॉन्वर्सेशन शादी से पहले हो जाएगी, तो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी लेवल तक आप अवॉइड कर सकते हो। तो इज इंडिया रेडी फॉर दिस? आर कपल्स रेडी फॉर दिस? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कपल्स अवॉइड दिस कॉन्वर्सेशन। एग्जैक्टली, और ये अवॉइड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसी की वजह से मैरिजेस फेल हो रही हैं, इतने डाइवोर्स रेट हाई हो गए हैं। इवन नॉट इवन इन इंडिया, इफ वी सी इन द वर्ल्ड द मेजर रीजन इज फाइनेंस। तो जब तक वो मैनेज नहीं होगा तब तक आई गेस मैरिजेस का ठीक से चलना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेमवर्क कौन सा रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से प्रपोर्शनेट फ्रेमवर्क रहेगा कि आप प्रपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट करो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, एंड रेस्ट लाइक जो आपने वो बताया था कि अगर 1 लाख है 50,000 है तो उस परसेंटेज के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए दोनों कपल्स को। ओके, तो अब कपल शादी करता है तो शादी करने के बाद ज़रूरी नहीं है सबके पास घर हो, ठीक है? तो अब कोई अगर प्लान कर रहा है कि यार हमको घर लेना है, तो वो पहले क्या करे? वो एक घर खरीदे, उसके बाद उसको बनाए वगैरह, या फिर वो रेंट करके रहे और उसके बाद प्लानिंग करे घर खरीदने की? आई फील दिस इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो हम इंटरनेट पे भी देखते हैं, बाय वर्सेस रेंट की क्या करना चाहिए, एंड सबके अलग ओपिनियंस होते हैं इस पे। इफ़ यू आस्क फ्रॉम मी, आई थिंक इंडिया में घर खरीदना एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स मोर अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो। कि घर खरीदने के बाद जो लोगों को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम जब भी आप घर खरीदो, जस्ट मेक श्योर इट इज़ फॉर द राइट रीज़न। ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए घर खरीदो, अपने लिए घर खरीदो। इफ़ यू रियली फील लाइक दैट आई शुड हैव वन हाउस लाइक आई डू, मेरे को अपनी लाइफ में घर खरीदा है अपना खुद का, सो दैट इज़ दैट इज़ फ्रॉम द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ डिसीजंस हैं जो आप इमोशनली लेते हो एंड फाइनेंशियली नहीं लेते हो, तो घर एक ऐसा है। बट आई वुड से इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल स्टेज एंड आप किस एज में हो। जैसे आप व्हेन कपल्स गेट मैरिड जनरली दे आर 27 और 28 ईयर्स ओल्ड, वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं होते, अपने करियर में सेटल नहीं होते, तो अभी उनके पास वो कॉर्पस नहीं होता कि वो अपने पसंद की लोकेशन पे घर ले पाएँ। सो आई वुड से आप वो 8-10 ईयर्स के लिए रेंट पर रह सकते हैं, तब तक वो अपना कॉर्पस बना लें, बिकॉज यही प्राइम ईयर्स होते हैं आपके कि आप लाइफ एंजॉय करते हो, करियर में रिस्क लेते हो। और अगर आप इस EMI के ट्रैप में फंस जाते हो
तो फिर आप कुछ और जिंदगी नहीं भर कर शायद पाते, झेलना पड़ेगा तो आप उसको नहीं कर पाते। तो इससे बेटर है 8-10 ईयर्स आप रेंट पे रह लो, एंड व्हेन यू हैव इनफ कॉर्पस तो अपनी पसंद की लोकेशन पे आप अपना घर ले सकते हो। ओके, सो लेट अस से किसी के पास अब पहले से घर है और उसके पास इनफ कॉर्पस भी है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? एक प्रॉपर्टी और लेकर उसको रेंट पे चढ़ा देना चाहिए? क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा? सी रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियंस होते हैं इस पे, बिकॉज What अगर is हम your opinion? आई फील देखो रेंट की अगर हम बात करें तो अराउंड 2 से 5% का रेंट रहता है जनरली प्रॉपर्टी पे, बट आई हैव सीन पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी यूजिंग दैट रेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने ऑलरेडी वो एक घर में रह रहा था, बट देन उसने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करी, अराउंड फॉर एग्जांपल से 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। उससे उसके पास रेंट आता था मंथली, ओके, एंड उसने उस रेंट को पहले तो उसके थ्रू SIPs करी, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, तो वहाँ से उनका कॉर्पस बनता रहा। एंड उन्होंने एक चीज़ और करी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको एज अ कोलेटरल रख के उन्होंने बिजनेस लोन ले लिया, एंड वही लोन बिजनेस में लगा के उस पर भी 20 से 25% का रिटर्न कमा लिया। ओके ओके, तो आप देखो कि एक प्रॉपर्टी से इतने फायदे भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिवॉल्व मनी। तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी होता है इन्वेस्टमेंट में, कि ज़रूरी नहीं है सारा पैसा इक्विटी में लगाना है। तो रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट, आई फील, इन दैट सेंस। ओके। बेसिकली अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी है तो यू कैन अर्न मोर एंड मोर एंड मोर मनी। येस, इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट हाउ यू रिवॉल्व मनी, कि आप पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर मान लीजिए अभी ये तो हमने बोला कि उन्होंने घर ले लिया और रेंट पे कर दिया, अब मान लीजिए किसी के पास पैसा है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि आपको घर खरीद के उस पर रेंट पे चढ़ा देना चाहिए या फिर कुछ और? आई वुड से कि डाइवर्सिफाई करो, कुछ पोर्शन अपना रियल एस्टेट में डालो, वाइल एट द सेम टाइम आई एम ऑलवेज इन द फेवर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो आप उसमें कुछ पैसा उसमें डालो अपने पोर्टफोलियो को, बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन लोगों को कि उनका पैसा कंपाउंड होते हुए देखा है मैंने ओवर टाइम। सो आई हैव सीन दैट मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्पेशली बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड इस टाइम पे, बिकॉज रियल एस्टेट में ऐसा भी होता है लिक्विडिटी एक तो कम है, जो आपको लगता है कि आपको इसका इतना प्राइस मिल जाएगा सेल करने पे, ज़रूरी नहीं है उतना मिलेगा। एंड म्यूचुअल फंड में मुझे दिख रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में इतना प्रॉफिट है, मैं कल सुबह बेच के वो प्रॉफिट अपने पास रख सकती हूँ। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, सो इट्स बेटर टू डाइवर्सिफाई रादर देन स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर एसेट, आई फील। ओके, सो हाउ मच वन शुड इन्वेस्ट ऑन देयर प्रॉपर्टी एज पर देयर इनकम? ओके, तो इसके लिए एक बहुत फेमस थंब रूल है जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, दैट इज़ 3-20-30-40 रूल, विच सेज कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 times ऑफ योर एनुअल इनकम। ओके। देन जो आपका लोन टेन्योर है वो मैक्सिमम 20 years का होना चाहिए, दैट इज़ द होम लोन टेन्योर। और जो आपकी EMI है, जो आपकी होम लोन की EMI है, वो आपकी मंथली इनकम की 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली 40 स्टैंड्स फॉर आपके पास 40% डाउन पेमेंट करने का पैसा आज होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ों में आप फॉल करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन अफोर्ड टू बाय अ प्रॉपर्टी राइट नाउ, एंड यू शुड बाय वन, आई शुड से। तो जो आपने बोला अभी कि 3 times एनुअल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है इंडिया में ऐसा कोई फॉलो करता होगा? क्योंकि आई डोंट थिंक सो, लोगों के ज़्यादा ही होते हैं, 3 times से ज़्यादा होता है जो वो प्रॉपर्टी लेते हैं, या फिर बनाने का भी खर्चा मैं इंक्लूड कर लूँ उसके अंदर, तो वो ज़्यादा होता है। सो डू यू थिंक ऐसा है या नहीं? वही है कि लोग, मेरे को लगता है स्पेशली इंडिया में वो चीज़ नहीं लेते जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, हमेशा उससे ज़्यादा की ही लेते हैं। एंड स्पेशली वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि अगर हम इतने की प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारी इतनी EMI बनेगी। एंड सिर्फ इट्स नॉट अबाउट EMI, जब आप घर लेते हो कुछ हिडन कॉस्ट भी होती हैं। जैसे सबसे पहले आप घर लोगे, एक तो GST दोगे, रजिस्ट्री के पैसे दोगे, देन आप उसको रेडी टू मूव इन बनाने के लिए इंटीरियर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, देन उसके बाद हर साल के पार्किंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। तो वो सिर्फ वन टाइम कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए लोगों को अपनी अफोर्डेबिलिटी आई फील पहले चेक करनी चाहिए। पहले लोग ले लेते हैं बट इस ट्रैप में फंस जाते हैं फिर, एंड देन और कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर पाते। सो वही, आप जब भी प्रॉपर्टी लो और आप उसकी EMI अफोर्ड कर सको तभी लो, अदरवाइज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आई फील। और अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो एक अच्छे CA के पास आओ, शायद आपको नॉलेज भी मिल जाए और आप अपने बेटर डिसीजन भी ले पाओ। फॉर श्योर। हाँ, तो अभी हमने घर की, मैरिजेज और अराउंड के काफ़ी सारी बात कर ली है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड के अराउंड। तो क्रेडिट कार्ड लेना बेनिफिशियल है या नहीं? येस, क्रेडिट कार्ड आई गेस इज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियल टूल, बट ओनली इफ़ इट्स यूज्ड इफेक्टिवली, आई वुड से, बिकॉज इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मिसयूज़? जैसे मिसयूज़ ये होता है कि लोग इसको समझते हैं दिस इज़ लाइक अ फ्री इनकम फॉर देम, कि हम आज खरीद लेते हैं, देख लेंगे, पैसा भर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अपने यूजेस के हिसाब से ही इसको लेके चलना चाहिए। तो जैसा आपने बोला कि यूजेस के हिसाब से लेकर चलना चाहिए,
तो ये क्रेडिट कार्ड है किसके लिए? तो स्पेशली ये क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं. फॉर एग्जांपल मेरे को देखना चाहिए मैं जो एक्सपेंस करती हूँ उसमें मेजर एक्सपेंस क्या है. अगर मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं ऐसा क्रेडिट कार्ड लूँगी जो मुझे अच्छा कैशबैक दे पाए. मैं अगर ट्रैवल बहुत करती हूँ तो मैं ऐसा क्रेडिट कार्ड लूँगी जिसमें मुझे एयर माइल्स मिले या फिर मुझे लाउंज एक्सेस मिले. मैं फ्यूल पे ज़्यादा खर्चा करती हूँ तो मैं ऐसा कार्ड लेना चाहूँगी कि जिससे मेरा फ्यूल एक्सपेंसेस कम हो जाए. ओके, तो जैसा आपने बताया कि आपको अपने हिसाब से लेना चाहिए कि मैं शॉपिंग करती हूँ तो उसके हिसाब से या फिर ये पेट्रोल के हिसाब से. अब कोई इंसान ये सोचे कि यार मैं तो शॉपिंग भी करता हूँ, मैं पेट्रोल का भी मेरा खर्चा है, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, तो मैं हर एक अलग अलग मल्टीपल कार्ड ले लेता हूँ, मुझे जिस कार्ड में जो बेनिफिट मिलेगा मेरे पास वो कार्ड हो जाएंगे. तो ये एक सही डिसीजन है मल्टीपल कार्ड्स होना? आई गेस मल्टीपल कार्ड्स होने में कोई बुराई नहीं है. ओके. बट उनको मैनेज करना आना चाहिए. वही मैंने कहा उसका मिसयूज़ होगा तो गलत है. बट उससे पहले आपके पास आइडेंटिफाइड है कि हाँ ये मेरे 5 मेजर खर्चे हैं तो आपके पास होना चाहिए. जैसे मी एंड माई फैमिली हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. ओके. बट हम वी मेक श्योर कि हम टाइमली उसका पेमेंट करें. हम उसको एज अ लोन के फॉर्म में नहीं लें, हम उसको कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के लिए लें. तो आप बार बार मिसयूज़ का बहुत यूज़ कर रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड की ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं? यस, क्रेडिट कार्ड्स की काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो मैं कुछ मेंशन करना चाहूँगी. सबसे पहले जो आपकी क्रेडिट लिमिट आपको असाइन होती है उसके 30% से ज़्यादा यूटिलाइज मत करना. ओके. सेकेंडली आई वुड से कि जो भी आप पेमेंट करो तो उसको मिनिमम ड्यू पेमेंट मत करना, पूरे अमाउंट का पेमेंट करना. क्योंकि जब आप मिनिमम ड्यू पे करते हो आप डिफ़ॉल्ट से बच जाते हो लेकिन इंटरेस्ट पूरा लगता है तब भी. और इनफैक्ट वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है. बहुत ज़्यादा होता है एंड लोग उसको भूल जाते हैं. एंड थर्डली अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो भी गया उसके बाद भी सेटलमेंट अमाउंट मत पे करना, उसके बाद भी पूरा बिल पे करना. बिकॉज अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया या सिर्फ सेटलमेंट पे करा तो आपका सिबिल बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है एंड आगे आपको लोन्स लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. होम लोन हो गया या आपको कार लोन लेना हो तो आपका सिबिल अगर गिर गया तो आपको लोन अच्छे रेट्स में नहीं मिल सकता. एंड आई वुड से अगेन कि क्रेडिट कार्ड्स को फ्री मनी की तरह, फ्री इनकम की तरह मत लेना. उतना ही स्पेंड करना जितने आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल की डिस्काउंट के चक्कर में ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो उनको चाहिए ही नहीं है. तो वही लेना जो एक्चुअली जिसकी आपको नीड है, इंस्टेड ऑफ एक ज़रा से डिस्काउंट के चक्कर में आप इतना बड़ा खर्चा कर दो. सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू ऑफ द मेजर मिस्टेक्स आई वुड से पीपल जनरली मेक वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स. ओके. जो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. तो आप मुझे कोई बेस्ट क्रेडिट कार्ड बता सकते हो अलग अलग कैटेगरी के लिए? लाइक पेट्रोल के लिए कौन सा हो सकता है, ट्रैवल के लिए, शॉपिंग के लिए वगैरह वगैरह. येस फॉर श्योर. जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल बहुत करते हो तो कुछ ट्रैवल कार्ड्स हैं. इनफैक्ट मेरे पास भी हैं इसमें से 1-2 कार्ड्स. एक HDFC रिगालिया गोल्ड कार्ड है. एक एक्सिस एटलस कार्ड है. और आप अगर फ्यूल पे आपका ज़्यादा खर्चा होता है तो आप इंडियन ऑयल एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो. एंड इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपके शॉपिंग करते हो आप तो एक SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है. एंड बहुत लोग अमेजोन पे कार्ड भी यूज़ करते हैं, ICICI का. एंड फ्री कार्ड्स की बात करूँ तो उसमें ट्रैवल के लिए आई फील द बेस्ट कार्ड इन 2026 इज केपिया क्रेडिट कार्ड. ओके. एंड इसके अलावा अगर आप UPI स्पेंडर हो बहुत बड़े तो एक येस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड आता है उसके लिए. ओके. एंड दीज आर द मेजर क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली दैट आप ले सकते हो इसमें से अपनी स्पेंडिंग के हिसाब से. आपकी स्पेंडिंग जिस भी कैटेगरी में ज़्यादा है आप उसका क्रेडिट कार्ड ले सकते हो कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के लिए. ओके. तो अभी मेरा एक क्वेश्चन डेवलप हुआ है कि जैसे आपने बताया कि UPI वाला पार्ट पे हमने बात करी, तो अब मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर यूजिंग UPI. सो UPI या फिर क्रेडिट कार्ड कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा और क्यों? आई वुड से क्रेडिट कार्ड. UPI आपको इतने बेनिफिट्स नहीं देता. इट्स जस्ट एक मैकेनिज्म बन गया है पे करने का एंड इट्स ईजी मनी. आई फील बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि UPI है चलो कर देते हैं, 1 रुपया भी कर दिया, 1 रुपया कर दिया, पता ही नहीं चलता कि कितना पाइल अप हो जाता है. और आप मंथ के एंड में बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यही हम कैश में एक्सपेंस करते हैं. जब आपके हाथ से कैश निकलता है ना तो वो फील होता है. बट जब आपका UPI से पे करता है तो आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना पैसा किस पे स्पेंड कर दिया. तो आई रियली डोंट लाइक यूजिंग UPI दैट मच. आई स्टिल लाइक टू यूज़ कैश मोर बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि UPI से खर्चा करना मतलब आप ट्रैक ही नहीं रख पा रहे हो. मतलब ये सबके साथ ही हो रहा है? मुझे लग रहा था मेरे साथ ही हो रहा है. नहीं, सबके साथ हो रहा है ये. एंड क्रेडिट कार्ड ऑन द अदर हैंड मैंने कहा अगर आपने इसको अच्छे से यूज़ करा दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टूल फॉर यू. तो अब हमने कार्ड्स के अराउंड भी काफ़ी बात कर ली. अब थोड़ा सा कार की तरफ चलते हैं. तो कार को EMI पर लेना क्या ये एक फाइनेंशियली सेंसिबल डिसीजन है? येस. सबसे पहले तो आज की डेट में कार लेना ही अपने आप में एक नेसेसिटी बन गया है. ऑल्दो इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट बट कन्वीनियंस के लिए आज की डेट में कार हर कोई आई गेस खरीदना चाहता है. ये सबका एक माइलस्टोन
में आ जाता है कार खरीदना। हाँ। तो जब भी आप कार खरीदते हो सबसे पहले तो लोन से पहले आप ये देखो आप जो कार खरीद रहे हो वो सही है नहीं सही, आप उसको एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं एक थंब रूल बताती हूँ आपको, दैट इसके लिए इज भी थंब रूल है? ओके। इसके लिए थंब रूल है, दैट इज 35-15 रूल, Okay. विच सेज कि 30% डाउन पेमेंट करने के आपके पास पैसे होने चाहिए उस कार के लिए। देन जो आपका लोन टेन्योर है, जो कार लोन टेन्योर है, दैट शुड बी मैक्सिमम 5 years। ओके। एंड 15% से ज़्यादा की आपकी मंथली EMI नहीं होनी चाहिए, आपकी मंथली इनकम के 15% से। ओके। तो अगर ये तीनों चीज़ें टिक हैं मतलब आप वो कार अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अफोर्ड कर सकते हो। ओह। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि EMI पे लेनी चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं बोलना चाहूँगी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैश है एंड आप सोच रहे हो कि आप इसको कैश में लो या फिर EMI पे लो, तो EMI पे लेना एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज जब आप लोन पे लेते हो स्पेशली कार लोन, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे जो स्टार्टिंग लोन अमाउंट होता है उसमें आप हर महीने पे करते रहते हो अमाउंट। हाँ। तो जो सिर्फ अमाउंट बचता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख की कार है, आपने 5 लाख का डाउन पेमेंट करी, 15 लाख का लोन ले लिया। तो 15 लाख का लोन लिया आपने 5 साल के लिए एट अराउंड 8% इंटरेस्ट। तो आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बना 3.5 लाख रुपीस। और यही अमाउंट अगर आपने FD में डाल दिया जिसपे 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि इंटरेस्ट रेट से कम है, बट तब भी क्योंकि वहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस में इंटरेस्ट जा रहा था, तो यहाँ पे आपका अमाउंट अराउंड 7 to 8 lakhs का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 5 साल में। और ऊपर से आप फिर फायदा भी बना लोगे उसका। तो 3.5 lakhs का इंटरेस्ट तो कवर हो गया और ऊपर से 3-4 लाख रुपए आपने और बना लिए। सो दैट इज द पावर ऑफ टेकिंग कार ऑन EMIs। ऑन EMI। तो बेसिकली जिनके पास कैश है कि यार मैं पूरा पैसा लगा के गाड़ी ले सकता हूँ, तो उनके लिए तो फिर ये बहुत अच्छी एक ट्रिक हो गई। जिनको नहीं पता। एग्जैक्टली। ओके। तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि लीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो क्या लोगों को गाड़ी लेनी चाहिए लीज पर? आई वुड से इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, एंड इनफैक्ट मैंने ये कॉर्पोरेट में बहुत देखा है कि लोग लीज अग्रीमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ और गाड़ी लीज पे लेते हैं। एंड इसका मेजर बेनिफिट आपको टैक्स पे आ जाता है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे जब आप गाड़ी लीज पे लेते हो तो जो लीज पेमेंट्स होती हैं वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में काउंट नहीं होती। जो आपके पास सैलरी आती है उसमें से लीज पेमेंट कट के आती है, तो आपको टैक्स रिमेनिंग सैलरी पे ही देना होता है। यहीं अगर आप लोन पे गाड़ी लेते हो तो जो EMI अमाउंट होता है उससे तो कोई मतलब नहीं होता, पूरी टोटल सैलरी आती है, उसमें से EMI कटती है, बट आप उस EMI जो कटती है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है आपको। तो ये डिफरेंस है। तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग कुछ सालों के लिए 2-3 साल के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, टेम्परेरी काम, एंड देन आपको गाड़ी चेंज करना पसंद है बहुत। बट यहीं अगर आप लॉन्ग टाइम गाड़ी लेना चाहते हो 8-10 years के लिए, सो आई थिंक बाइंग अ कार ऑन EMI मेक्स मच मोर सेंस देन लीजिंग। बिकॉज लोन 5 साल का है, उसके बाद भी आपको गाड़ी चलानी है एंड आप फिर उसके बाद कुछ अमाउंट नहीं देना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली ये बेनिफिट उनके लिए ज़्यादा जो कॉर्पोरेट में या फिर बिजनेस वाले लोग हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली हाउस होल्ड की बात करें तो कार EMI पे लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन। इज़ अ बेटर ऑप्शन, एग्जैक्टली। तो अभी हमने कार की बात कर ली है, नाउ लेट्स गो टू म्यूचुअल फंड। तो क्या किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? येस, डेफिनेटली करना चाहिए। मैं ये हमेशा बोलती हूँ दैट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज टुडे एंड इट्स राइट नाउ। जैसे ही आपने कमाना शुरू कर लिया आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। भाई मेरे फ़ोन में ग्रो ऐप डाला अभी। हाँ जी। बिकॉज कंपाउंडिंग को 8th वंडर बोला जाता है, एंड वो ऐसे नहीं बोला जाता, बिकॉज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। इतना आप आई गेस किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं कमा सकते जितना आप यहाँ कमा सकते हो, एंड दैट टू विदाउट रिक्वायरिंग मच ऑफ द नॉलेज। आज की डेट में बेसिक नॉलेज हर किसी के पास है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। हर किसी के पास नहीं बट स्टिल आप इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इवन इंटरनेट पे, तो आप वो बेसिक से स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा कॉर्पोरेट बना सकते हो। मैंने देखा है कॉर्पोरेट जनरली बोलते हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं कि हम कभी रिच नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हाउ मच यू इन्वेस्ट, अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज ये सारी जो रन है स्टार्ट 1 crore रुपीज़ की है। अगर आपने 1 crore कमा लिया उसके बाद आई डोंट थिंक उसके बाद प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है। तो जैसा आपने भी बोला, तो कोई स्टार्टिंग 1 crore कैसे कमाए? तो इसके लिए भी एक रूल बोला जाता है 15-15-15 रूल। अगर आप 15,000 रुपये 15 साल के लिए एज्यूमिंग 15% रिटर्न्स जो कि मिल जाते हैं ईजिली इन्वेस्ट करते हो, तो 15 साल बाद आपको 1 crore रुपीज़ मिल जाएंगे। और अगर उसके बाद आप कोई भी पैसा नहीं डालते, अगले 15 साल के लिए इस 1 crore रुपये को एज इट इज़ छोड़ देते हो, सो कैन यू इमेजिन कितना बनेगा? पहले 15 साल में 1 crore बने तो नेक्स्ट 15 years में एनी नंबर? 3-4 करोड़? No, it will be 10 crore rupees. Okay. This is the power of compounding. And
अगर आप 10 साल और छोड़ देते हो उसके, तो वो 10 करोड़ 40 करोड़ बन जाते हैं। तो आप सोचो, इतना डिफिकल्ट नहीं है 50 करोड़ एंड 100 करोड़। अगर आपकी प्लानिंग ठीक है तो आप ये बहुत इजीली अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे। तो अब मान लीजिए कोई बिगनर है, उसको स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करे? एकदम पॉइंट जीरो से आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। श्योरली, अगर कोई बिगनर है, उसने अभी कमाना शुरू किया है, इट्स 20s में, अपने जो स्टार्ट ऑफ द 20s, सो आई वुड से सबसे पहले तो आप देखो आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी पर मंथ इनकम 1 लाख से कम है तो सबसे पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, बिकॉज अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। पहले तो अपनी इनकम को 1 लाख पर लेके जाओ, एंड पैरेलली मेन काम है आपका कि उसके साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड इज़ वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाती है, जॉब लॉस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उस टाइम पे आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। दैट कैन बी फॉर 6 to 12 months ऑफ योर इनकम और एक्सपेंसेस। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस अभी लाख रुपए के हैं महीना, तो एटलीस्ट आपके पास 12 लाख का इमरजेंसी फंड अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए, टू सेव यू फ्रॉम द वर्स्ट टाइम्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गेट एन इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। एंड हमारे फाइनेंस फील्ड में एक बहुत फेमस लाइन है दैट यू आर जस्ट 1 मेडिकल बिल अवे फ्रॉम गेटिंग बैंकरप्ट, एंड आई फील दैट्स वेरी ट्रू। एक मेडिकल बिल आपकी सारी सेविंग्स ले जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला हो गया इमरजेंसी फंड, नेक्स्ट इज एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लो। आपके ऊपर डिपेंडेंस हैं तो एक टर्म इंश्योरेंस भी लो। एंड लास्टली आई वुड से देन कम्स द स्टेप ऑफ स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास पैसे नहीं बच रहे, आपके पास 2,000 बच रहे हैं, 5,000 बच रहे हैं, डजंट मैटर, जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक बार आप स्टार्ट कर लोगे, ओवर द टाइम आप उसको ग्रो कर लोगे, तब भी आप बहुत अच्छा पैसा जमा कर सकते हो। तो यही एक आइडियल चीज़ है जिस पे आप काम करके अपनी जर्नी को एक फाइनेंशियल फ्री जर्नी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट से मेरे पास एक सवाल आया है। जैसे आपने बोला पहले तो आपको 1 लाख से आपकी सैलरी होनी चाहिए, खुद पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। दूसरा इमरजेंसी फंड बनाओ। तो अब कोई पर्सन ऐसा है जिसके 1 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेट अस से उसकी 40-50 हज़ार 30,000 सैलरी है, वो चाहता है इमरजेंसी फंड बनाना, तो वो कैसे करे? सो इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। जिसकी 30,000 सैलरी है उसकी आई गेस 10-15 हज़ार रुपये एक्सपेंस होगा, तो आपको अपने 15,000 इंटू 12 आपको उतना इमरजेंसी फंड अपने पास रखना है। मैंने आपको बोला आपको अपनी सैलरी 1 लाख तक लेके जानी है, ताकि आपकी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज हो पाए। कि मैं बोलती हूँ कि 5,000 SIP कैन नॉट मेक यू रिच, बट 5,000 इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन श्योरली मेक यू रिच। तो आपको बस कोशिश करनी है कि आपकी इनकम बढ़ती रहे, उसके लिए अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाओ, बट कुछ पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, पॉडकास्ट देखो, बुक्स पढ़ो, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो योर स्किल्स। कुछ एक ऐसा स्किल सीखो, पैसिव इनकम बनाओ, सो दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर इमरजेंसी फंड एज वेल एज स्टार्ट बिल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो अब कोई म्यूचुअल फंड लेटेस्ट से आपकी बात सुन के वो इंस्पायर हो गया, कह रहा है अब मैं तो इन्वेस्ट करूँगा, तो कौन सी म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप स्टार्ट करो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, आई वुड से इवन जनरली ऑल्सो दीज 5 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर इनफ। सबसे पहले आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट इन 1 इंडेक्स फंड, लाइक निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, या फिर कोई मोमेंटम इंडेक्स फंड। Secondly, you should invest in 1 flexi cap fund. It can be HDFC flexi cap और a Parag Parikh flexi cap. ये आपको growth और stability दोनों देते हैं. Okay. Third would be, I would say, invest in 1 mid cap fund. Then 1 small cap fund like Bandhan small cap fund or Nippon small cap fund. And last 10% of your portfolio, you should invest in 1 gold ETF, जो आपको एक hedging provide करता है. Gold ETF can be ICICI Gold ETF or Nippon Gold ETF, any good gold ETF. Okay, तो hedging provide करता है, ये थोड़ा सा आप इसको ऑडियंस को समझा दें जिसको hedging समझ ना आया हो। Hedging समझ नहीं आया बिकॉज जनरली हमने देखा है एक्विटीज़ और गोल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब एक्विटी बढ़ती है तो गोल्ड नीचे जाता है। जैसे अभी काफ़ी टाइम पहले, इवन लाइक हर साल आप देखोगे अनसर्टेनिटी के टाइम पे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो जब भी वो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है और उस टाइम पे एक्विटी का प्राइस कम होता है, तो उस टाइम पे गोल्ड उस लॉस को सपोर्ट करता है एंड आपको स्टेबिलिटी देता है उस टाइम पे। एंड हम पास में देखें तो गोल्ड ने अराउंड लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न देखूँ अगर मैं, तो 12%, 11 to 12% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, विच आर नॉट बैड, बट थोड़ा सा स्पेक्यूलेटिव इन नेचर है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि यू शुड नॉट हैव मोर देन 10 to 12% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन गोल्ड। ओके,
बट एक हेजिंग के लिए, ताकि आपका इक्विटी जब नीचे जा रहा है तो एटलीस्ट आपको गोल्ड सपोर्ट कर पाए, उसके लिए गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बट लोग तो कहते हैं SIP से पैसा ही नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला 5000 SIP कैन नॉट मेक यू रिच, बट अगर आप उसको कंबाइन करते हो इन दो चीज़ों से, फर्स्ट इज स्टेप अप SIP एंड सेकेंड इज SWP, देन यू कैन डेफिनेटली बिकम रिच नो मैटर वेयर विच यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, यू कैन बिकम रिच। तो मैं इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा डिटेल में। फर्स्ट इज स्टेप अप SIP, मतलब एक होता है कि आपने 5000 रुपये 10,000 रुपये हर महीना कॉन्ट्रीब्यूट करा। एग्जाम्पल बताती हूँ, आपने 10,000 रुपीज़ हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट करे फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो हम वही 15% का रिटर्न माने तो वो हो जाता है 2.5 करोड़ रुपीज़ एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। लेकिन यहीं अगर आपने स्टेप अप SIP करी, मतलब इस साल 10,000 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर 10% से बढ़ाया, 11,000 रुपये इन्वेस्ट किए उस, एंड सो ऑन, आप 10% जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे आपने SIP का अमाउंट बढ़ाया, तो यही 10,000 से स्टार्ट की हुई SIP आपके 7 to 8 करोड़ रुपीज़ बन जाती है। सो लुक एट द डिफरेंस, वहाँ 2.5 करोड़ बने, यहाँ 7 to 8 करोड़ बने। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टेप अप SIP। तो लोग SIP तो समझ लेते हैं, उन्हें लगता है 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो रिच बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन भी साथ में इतना ज़्यादा है कि चीज़ें और महंगी होती जाती हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी उस 2.5 करोड़ की। बट अगर आप 7-8 करोड़ बना लेते हो स्टेप अप SIP से, देन यू नो दैट अलोन कैन मेक यू रिच, आई फील। ओवरऑल इसमें मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि अपने ऊपर काम करो, अपनी सैलरी को इंक्रीज करते रहो और साथ में स्टेप अप भी करते रहो अपनी SIP में, ताकि you can be exactly that rich. Is the exact journey to becoming rich. And second point is SWP, that is systematic withdrawal plan. जब भी आप SIP को SWP से कंबाइन कर देते हो, then that is the actual game changer I am telling you. जैसे आपने SIP करी 20,000 की SIP करी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, एज्यूमिंग 15% रिटर्न्स, तो आपका अमाउंट बन जाता है 2.5 करोड़ रुपीज़। अब आपने इस 2.5 करोड़ को रख दिया इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा। अब आपने कहा अब तो मेरा रिटायरमेंट आ गया, अब तो मैं इससे पैसे निकालूंगा, सो यू कैन विड्रॉ 2 लाख रुपीज एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। दैट मेक्स अराउंड 4.8 करोड़। आपने लगाए कितने? 2.5 करोड़, और 20 साल में 4.8 करोड़ निकाल भी लिए, और उसके बाद भी आपके पास 8 से 10 करोड़ रुपए बच जाएंगे उस पोर्टफोलियो में। सो दिस इज द पावर ऑफ SIP प्लस SWP, जो बहुत लोग नहीं समझते हैं। वो SIP तो प्लान कर रहे हैं, बट SWP से इसको कंबाइन करते नहीं है। एंड दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंस नॉलेज आल्सो, आई वुड से। एग्जैक्टली। तो जो अभी हमने काफ़ी फाइनेंस की बात करी, उसके बाद मेरा एक सवाल ये है कि जो विमेन है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे शादी से पहले ऑन फाइनेंस? आई वुड से शादी से पहले यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई लव दोज लाइन्स फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा वेयर शी सेज दैट नो मैटर हु योर हस्बैंड इज, नो मैटर हु योर फादर इज, एंड नो मैटर विच फैमिली यू आर गेटिंग मैरिड इन टू, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन लाइफ। ये लाइन उन्होंने भी बोली है, राधिका मर्चेंट। हाँ, राधिका मर्चेंट ने भी लाइन बोली थी रिसेंटली ये वाली। तो आर women actually financially independent? I actually don't think so, because people have confused earning money with financial independence, which are not the same. Women nowadays have started earning money. They are able to fund their own expenses. But I don't think the journey to financial independence stops at earning money. When women earns their own money, when women know how to manage their finances, and when they know how to grow their money, that's what is called financial independence. आज हम लोग कमा रहे हैं, बट अगर हमें पता ही नहीं है उस पैसे को ग्रो कैसे करना है। जैसे आई हैव हर्ड समवेयर कि women can be financially independent when they start thinking like men. You know what that means? कि वो कमाते हैं और वो देखते हैं खर्चे पे कितना लगाना है, देन उससे वेल्थ कैसे बनानी है। तो जिस दिन we women start thinking about all of this, that will be the time when we become financially independent. आपने वो ऐड देखी, याद है आपको, जब एक लाइन में खड़ा करा जाता है सबको और बोला जाता है कि अगर आप उससे अग्री करते हो तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो उसमें जब पॉइंट ये सब फाइनेंस के ही होते हैं कि क्या आप इन्वेस्ट करते हो, क्या आप अपना फाइनेंस देखते हो, तो उसमें शायद एक ही लड़की होती है जो आधे स्टेज तक पहुंच पाती है, वरना सारी लड़कियां पीछे ही रहती हैं। जो लड़के होते हैं वही आगे दिखते हैं उस चीज़ में। And I'm telling you, till the time you don't take control of your finances, somebody else will take control of your life. आपके decisions will be governed by other people who are managing your finances. तो अगर women nowadays will be able to be financially free only and only when they start taking control of themselves. तभी होगा कि कोई situation उनकी life में ऐसे आती है when they would want to walk away from that,
that is only possible with financial independence. इंडिपेंडेंस। तो हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर। तो अब मैं आपसे फटाफट से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसको आंसर करना है। तो एफडी या म्यूचुअल फंड? Mutual funds, because I feel FDs are for safety, but mutual funds are for long-term wealth creation. ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम एट 45 और रिटायरमेंट एट 60 विद लग्जरी? Financial freedom at 45, because I feel time is the biggest luxury in life. ओके। रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड? Mutual funds, because the liquidity which mutual funds give, I don't think real estate gives. यूपीआई और क्रेडिट कार्ड? Credit card any day. ओके। गोल्ड और म्यूचुअल फंड? Still mutual fund, because gold is basically for hedging, as we discussed, but for wealth creation it's mutual fund. ओके। बिग वेडिंग और बिगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो? Bigger investment portfolio, because I feel weddings are for one day but investments are forever. यस। ओन हाउस एट 30 और 5 करोड़ पोर्टफोलियो एट 45? 5 crore portfolio at 45, because I guess buying a house can still wait, but investments should be as early as possible. अच्छा, रियल एस्टेट या स्टॉक्स? I guess both. I can't choose one, because I guess they both are important for diversification. But if you have the proper knowledge of stocks, then stocks. देन स्टॉक्स। ओके। सो हमारे यहाँ पे सारे सवाल ख़त्म हो गए, रैपिड फायर भी ख़त्म हो गया, और आई होप हमारी जो कन्वर्जेशन थी ऑडियंस को काफ़ी एंगेजिंग लगी होगी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। अपने जो नॉलेज थी वो काफ़ी अच्छी थी। Thank you so much for having me, and shout out to the whole Psychorion team for organizing this podcast. And I really hope कि हमारी ऑडियंस भी इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को अब स्टार्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।